मुंबई। यार वानी, तू फिर से मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? हम तो उस क्लब वाले लड़के के बारे में पता करने आए थे ना। तो यहाँ क्या करने आए हैं? एक तो पहले से ही इतनी टेंशन है और तुझे फिर से पार्टी करनी है। क्लब के सामने खड़ी शार्वी ने वानी की तरफ देखते हुए कहा। एक्चुअली शाम को ऑफिस टाइम ओवर होते ही वानी शार्वी को लेकर रॉक एंड रोल क्लब आ गई थी। ओफो शार्वी, हम यहाँ पार्टी करने नहीं आए हैं, उस लड़के के बारे में पता करने ही तो आए हैं। वानी ने शार्वी को समझाते हुए कहा, पर हम पता कैसे करेंगे? जरूरी थोड़ी है वो लड़का आज भी यहाँ पर हो। अब हर दिन तो वो यहाँ आता नहीं होगा, और अगर आता भी होगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। शार्वी ने मायूसी से अपना मुंह लटकाते हुए कहा, अरे यार, पहले अंदर तो चल, तभी तो हम पता लगा पाएंगे। अब सारे सवालों के जवाब तुझे यहीं पर चाहिए क्या? वानी ने शार्वी का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए कहा। क्लब के अंदर जाते ही शार्वी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी, जैसे वो वहां के लाउड म्यूजिक पर थिरकते लोगों के बीच किसी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसने इधर उधर देखते हुए ही वानी से पूछा, यार वानी, मुझे नहीं लगता ऐसे हम पता लगा पाएंगे। मुझे तो कोई भी चेहरा पहचान में आ ही नहीं रहा जिसको देखकर मैं कह सकूं कि उस रात कौन था। लेकिन जब वानी ने उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसने अपनी साइड में देखा, लेकिन वानी वहां नहीं थी। वो हैरान होकर खुद से ही बोली, ये वानी कहाँ गई? तभी उसकी नजर डांस फ्लोर पर पड़ी, जहां वानी मजे से डांस करने में बिजी थी। ये देखकर शार्वी जल्दी से उसकी तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से लेकर आई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तू मुझे यहाँ उस लड़के का पता लगाने के लिए लेकर आई थी या डांस करने के लिए? ये सुनकर वानी हड़बड़ाकर बोली, अरे पता करने ही तो आए हैं यार। यहाँ इतना लाउड म्यूजिक है और तुझे तो पता है मुझे डांस कितना पसंद है, तो बस मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस पर शार्वी उसे घूरते हुए ही बोली, अगर तेरा डांस हो गया हो तो अब पता भी कर ले। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। डोंट वरी शार्वी, हम सब पता कर लेंगे। अब क्या हुआ? अब बताएगी भी कैसे पता करेंगे? उसकी बातें सुनकर वानी बोली, हो सकता है वो लड़का आज भी आया हो और तू उसे नहीं जानती, बट वो तो तुझे पहचानता होगा। तो बस यही थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, क्या पता वो तुझे देखकर तेरे पास आए और कोई रिएक्ट करे। तब तक मैं थोड़ा एंजॉय ही कर लेती हूँ। वानी की ये बात सुनकर शार्वी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लगी। शार्वी का ऐसा रिएक्शन देखकर वानी जल्दी से बोली, क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही है? मैंने क्या कुछ गलत बोला? इस पर शार्वी बोली, सीरियसली वानी, तुझे लगता है वो लड़का अगर यहाँ होगा भी तो मुझे देखकर मेरे पास आएगा और बोलेगा, हेलो मैम, आपने पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसने उस रात आपके नशे में होने का फायदा उठाया था। हद है यार वानी, तू और तेरी ये नॉनसेंस बातें। और रही बात किसी लड़के की रिएक्ट करने की, तो देख उधर हर दूसरा लड़का अजीब ही तरह से देख रहा है यहाँ हमें। मतलब कुछ तो लॉजिकल बात किया कर। अब तो मुझे भी लग रहा है मुझे तेरे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू ना यहाँ पर आराम से डांस कर, मैं घर जा रही हूँ। शार्वी गुस्से में वहां से मुड़कर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी वानी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अरे यार, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम उस लड़के के बारे में पता कर सकते हैं। इस पर शार्वी बोली, देख, अगर तुझे फिर से ये बकवास आइडिया देने हैं ना तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं घर जा रही हूँ। तभी वानी बोली, यार सच में बकवास नहीं है इस बार, सुन तो सही। शार्वी बोली, बोल क्या आइडिया है? वानी तुरंत बोली, क्यों ना हम यहाँ के मैनेजर से पता करें कि उस रात वो रूम किसने बुक किया था। हो सकता है उससे हमें कुछ पता चल जाए। शार्वी को भी वानी की ये बात ठीक लगी और वो दोनों तुरंत ही क्लब के मैनेजर के पास पता करने चले गए कि 2 दिन पहले वो रूम किसने बुक किया था। लेकिन क्लब के मैनेजर ने उन्हें साफ मना करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, हम इस तरह किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के खिलाफ है। वानी ने उस वेटर को भी पैसे देकर पता करना चाहा जिसने उस रात उसे शार्वी के रूम में होने का बताया था, लेकिन उस वेटर ने भी कहा कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब शार्वी मायूसी से बोली, अब क्या करें, यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चला। तब वानी उसे समझाते हुए बोली, कितनी कोशिश की लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पा रहा यार। अब तो बस एक ही रास्ता है, तू ना ये बात एक ख्वाब समझकर भूल जा। इस पर शार्वी बोली, भूल ही तो नहीं पा रही हूँ यार, जब जब आंखें बंद करती हूँ वही सब आंखों के सामने आने लगता है। काश मैं सब भूल पाती, पर इट्स नॉट इजी। ये कहते हुए वो क्लब से बाहर आ गई। दूसरी तरफ आहान अपने ऑफिस में बैठा अपने लैपटॉप पर बिजी था।
कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। जैसे ही उसने फोन पिक किया, फोन के दूसरी साइड से एक आवाज आई। सर, आज आपके बारे में पता करने 2 लड़कियां हमारे क्लब आई थी, पर जैसा कि आपने पहले ही हमसे मना कर दिया था, हमने आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। ये सुनकर आहान ने बस इतना ही कहा, गुड जॉब, और कॉल कट कर दिया। आहान जानता था कि हो ना हो शार्वी जरूर उसके बारे में पता करने क्लब जाएगी, इसलिए उसने पहले ही क्लब के मैनेजर से उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने सर को पीछे चेयर से लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, ओह, तो मेरे बारे में पता करने की कोशिशें शुरू कर दी आपने मिस शार्वी। लगता है कुछ ज्यादा ही बेकरार हैं आप मुझसे मिलने के लिए, लेकिन जब तक मैं ना चाहूं तब तक आप कुछ भी पता नहीं कर सकती मेरे बारे में। आहान रॉय का चैन छीना है तुमने, थोड़ा बेचैन होना तो तुम्हारा भी बनता है, लेकिन तुम्हें देखे बिना इस दिल को सुकून नहीं मिलता, इसलिए जल्दी मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी आपसे मिस कॉटन कैंडी। ये कहकर वो चेयर से उठा और अपने केबिन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में, तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, ये ब्रेसलेट कोई आम डायमंड ब्रेसलेट नहीं है, बहुत ही खास है ये मेरे लिए। ओह रियली? ये मेरे दादू ने अपनी पहली डेट पर मेरी दादी को दिया था। बहुत प्यार करते थे वो मेरी दादी से। उन्होंने ये ब्रेसलेट स्पेशली पेरिस से मंगवाया था मेरी दादी के लिए। ओ दादी, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए एसआर ने अपने एक हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट अपने पास में बैठी लड़की को दिखाते हुए कहा। एक्चुअली फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही एसआर ने अपने पास ही बैठी एक खूबसूरत लड़की को अपनी कहानी सुनाते हुए इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उस लड़की ने सुना वो ब्रेसलेट उसकी दादी का है जो उसके दादू ने पेरिस से मंगवाया था, तो वो तुरंत बोली, ओह ये कितना खूबसूरत है। ये सुनकर एसआर इमोशनल होते हुए बोला, एक्चुअली मेरी दादी ने मरने से पहले ये ब्रेसलेट मुझे देते हुए कहा था कि ये ब्रेसलेट मैं उस लड़की को प्रपोज करते टाइम दूं जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूं। तब से ये ब्रेसलेट मैं साथ लेकर ही घूमता हूं कि क्या पता कब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाए और ये डायमंड का न जाने कितने करोड़ों का ब्रेसलेट मैं उसे दे सकूं। ये कहकर एसआर बड़े ही प्यार से उस लड़की को देखने लगा। ब्रेसलेट को देखकर और एसआर की बातें सुनकर उस लड़की की आंखें खुशी से चमक उठी। तो क्या वो खुशनसीब मैं हूँ जिसे ये डायमंड ब्रेसलेट I mean, तुम्हारा प्यार मिलेगा? दूसरी तरफ मुंबई में शार्वी अपनी नाइट ड्रेस पहनकर वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि तभी उसके रूम की लाइट चली गई। वो खुद से ही बोली, ये लाइट को अचानक क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? ये बोलकर वो अपने बेड की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे लगा जैसे बालकनी में कोई हो। वो धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कौन है वहाँ? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो जैसे ही बालकनी में आई उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। कौन है वहाँ? उसने खुद से ही कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे यहाँ पर अभी कोई था। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई लेकिन किसी को वहां ना देखकर खुद से बोली, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये कहकर वो वापस अपने रूम में आ ही रही थी कि तभी एक साय ने उसकी पतली कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अचानक किसी के खींचे जाने से वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा उस साय के सीने से जा टकराई। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, उस शख्स की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे ही ढूंढ रही थी ना तुम? मिलना चाहती थी ना मुझसे? लो, मैं खुद तुमसे मिलने आया हूं। जैसे ही शार्वी के कानों में यह आवाज पड़ी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और उसकी आंखें किसी की गहरी काली आंखों से जा मिली। रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे उस शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बालकनी से आती चांद की हल्की रोशनी में उस शख्स की गहरी काली आंखें उसे साफ नजर आ रही थी। शार्वी तो जैसे उन आंखों में कहीं खो सी गई थी। वो अभी भी उस शख्स की बाहों में ही थी और एकटक उसकी आंखों में देखे जा रही थी। तभी उस शख्स ने धीरे से अपने होंठ उसके नाजुक होठों पर रख दिए। अपने होठों पर उस शख्स के होठों का एहसास होते ही शार्वी की आंखें
हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने हड़बड़ाते हुए उस शख्स को जोर से धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, फिर से नहीं। ये कहते ही वो घबराते हुए उठकर बैठ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी और वो आराम से अपने बेड पर लेटी थी। वो अपने सीने पर एक हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड ये एक सपना था। वानी कहती है मैं उसे ख्वाब समझकर भूल जाऊं, लेकिन ये शख्स तो अब मेरे सपनों में भी आने लगा। कैसे भूलूं मैं इसे? और उसकी आंखें, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हैं, लेकिन कहाँ? याद क्यों नहीं आ रहा? काश मैं उसका चेहरा भी क्लियर देख पाती। वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, ओह ये इंसान तो मुझे पागल कर देगा। जब से लाइफ में आया है मेरा सुकून छीन लिया है। एक पल को भी नहीं भूल पा रही मैं इसे। इधर न्यूयॉर्क की एक फ्लाइट में फीमेल वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी कि तभी वॉशरूम का गेट जोर जोर से नॉक होने लगा। अरे दरवाजा खोलो भी, कितनी देर लगा रहे हो? फ्रस्ट्रेट होकर उस लड़के ने उस लड़की को खुद से दूर किया और बाहर निकलते हुए बोला, लोगों को भी गलत टाइम पे एंट्री मारनी होती है। आज तो तेरी किस्मत ही खराब है एसार। पता नहीं किसका चेहरा देख लिया था सुबह सुबह। बाहर निकलते ही एक औरत को वहां खड़ा देखकर वो मुंह बनाते हुए बोला, क्या आंटी, थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकती थी आप? इस पर वो औरत उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, थोड़ा कंट्रोल खुद पर भी कर लिया होता। आया बड़ा मुझे नसीहत देने वाला। ये आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये बड़बड़ाते हुए वो औरत अंदर चली गई। इसके बाद एसार वापस आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती हुई अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके हाथ में वही डायमंड ब्रेसलेट चमक रहा था जो अभी कुछ देर पहले एसार उस लड़की को दिखा रहा था। जैसे ही फ्लाइट इंडिया में लैंड हुई, एसार उस लड़की के गले लगते हुए बोला, अच्छा लगा तुमसे मिलकर स्वीटहार्ट। उम्मीद करता हूँ मुझे हमेशा याद रखोगी। वो लड़की भी खुशी से उस डायमंड ब्रेसलेट को ठीक करते हुए बोली, ओह हनी, अब हम कब मिलेंगे? कभी नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। बाय बाय स्वीटहार्ट। ये कहते हुए एसार ने उस लड़की के गाल पर एक किस किया और अपनी एक आंख उसकी तरफ विंक करते हुए फ्लाइट से बाहर निकल गया। वो लड़की हैरानी से खड़ी उसकी तरफ देखती रही और समझने की कोशिश करती रही कि उसके कहने का क्या मतलब था। इसने ऐसा क्यों कहा कि कभी नहीं? अभी अभी तो ये मुझे अपनी दुनिया जहान कह रहा था और बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले थे। फिर सडनली क्या हुआ? जो भी है, मुझे क्या, मुझे तो ये करोड़ों का डायमंड ब्रेसलेट जो मिल गया। अरे मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? मेरा डायमंड ब्रेसलेट! एसार कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आई विल किल यू। ये कहते हुए वो लड़की गुस्से से तमतमाते हुए फ्लाइट से एग्जिट लेने लगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे किस करने के बहाने एसार ने उसके हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल लिया था। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। सुनिए तू जान है मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।